नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। हम शुरुआत कर रहे हैं पंजाब की राजनीति से, जहां पर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह 3 सदस्यीय कमेटी के साथ बैठक करने के लिए चंडीगढ़ से दिल्ली तो आ गए, लेकिन आला कमान से बनाई गई कमेटी के सामने वो कल पेश होंगे। आज वो अपने सांसदों और करीबी नेताओं से मिल रहे हैं। दिल्ली आने से कुछ देर पहले कैप्टन ने आम आदमी पार्टी के 3 बागी विधायकों सुखपाल खेरा, पिरमल सिंह धौला और जगदीव सिंह को कांग्रेस में शामिल करा लिया और अपने इरादे जाहिर कर दिया। हमारे सीनियर एडिटर पॉलिटिकल उमाशंकर सिंह हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर चर्चा करने के लिए। उमाशंकर भी हैं और साथ में मोहम्मद गजाली भी हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़ गए हैं कि पंजाब की राजनीति में क्या उथल पुथल चल रही है। उमा, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। कैप्टन दिल्ली तो आ गए, लेकिन कमेटी के सामने कल पेश होंगे। 3 आम आदमी पार्टी के विधायकों को भी उन्होंने कांग्रेस में शामिल करा के अपने मंसूबे साफ कर दिए कि जहां तक पंजाब की बात है वहां पर वो जो चाहेंगे वही होगा। जी बिल्कुल अखिलेश, और कद्दावर नेता हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। अपने बूते वो पिछली बार राज्य में सरकार लेकर आए थे। ये बात कांग्रेस पार्टी के नेता भी कहते हैं। सवाल ये है कि जब आगे अगले साल फिर से चुनाव है तो ऐसे में इस तरह की खींचतान वो भी नवजोत सिंह सिद्धू जो कि बीजेपी से निकलकर फिर कांग्रेस के खेमे में आए, कांग्रेस पार्टी में आए, और वो जिस तरह से जोर डाल रहे हैं। कई कांग्रेस पार्टी के नेता हैं जो बताते हैं कि ग्राउंड पे सिद्धू की अपनी कोई जमीन नहीं है। वो सिर्फ अच्छी बातें बोलते हैं, लच्छेदार बातें बोलते हैं और बहुत तेज आवाज में बोलते हैं। इसके अलावा उनके पास कोई ऐसा समर्थन नहीं है। लेकिन सिद्धू खेमे का दावा है कि कई विधायक और मंत्री अब उनके साथ हैं और इसी वजह से वो काफी आत्मविश्वास से भरे नजर आते हैं। 2 दिन पहले जब आए थे 3 सदस्यीय कमेटी के सामने पेश होने, तो बाहर निकलते हुए कहकर गए थे कि पंजाब जीतेगा, पंजाबियत जीतेगी। तो उनके पीछे शय है कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं का, और उसी आधार पे वो इतनी ज्यादा लंबी लड़ाई खींचे हुए हैं। लेकिन दूसरी तरफ कैप्टन अमरिंदर, जैसा कि आपने कहा कि आज ही उन्होंने 3 वैसे नेताओं को पार्टी में शामिल कराया है जो पहले आम आदमी पार्टी में थे। तो जाहिर सी बात है कि कैप्टन कभी भी नहीं चाहेंगे कि पिछले 5 साल जो मुख्यमंत्री रहे और अगली बार जब चुनाव है तो संगठन पे कहीं से भी उनकी पकड़ कमजोर हो, या आगे चलकर टिकट बंटवारे में उनका हाथ कहीं से भी नीचे हो। तो वो अपनी लड़ाई अपने हिसाब से लड़ेंगे। और 3 दिन की ये बात थी, लेकिन चौथे दिन भी आज वो नहीं आए कमेटी के सामने, कल आएंगे। तो जाहिर है कि वो अपनी शर्त पे और अपने चुने हुए समय पे कमेटी के सामने पेश होकर अपनी बात कहेंगे। उसके बाद वो रिपोर्ट हाईकमान के पास जाएगी, तब सांगठनिक बदलाव की बात है। तो अभी पुल के नीचे से पानी बहना काफी कुछ पंजाब में बाकी है। अखिलेश जी, उमाशंकर हमारे साथ मोहम्मद गजाली भी हैं, चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहम्मद गजाली, आपने उमाशंकर को सुना होगा, वो ये कह रहे हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू जो है सिर्फ लच्छेदार बातें करते हैं, जनाधार नहीं है, जन समर्थन उनका नहीं। तो फिर ऐसे में ऐसी क्या मजबूरी आ गई कांग्रेस आला कमान के सामने कि सिद्धू की बात को सुनना पड़ रहा है, कि सिद्धू के कहने पर इस तरह की समिति बना दी गई। बीच में यह भी निर्देश दिया गया था कि कैप्टन और सिद्धू दोनों मिलकर बैठें, आपसी जो मतभेद है, मनमुटाव है, उसको सुलझाएं, लेकिन वैसा नहीं हुआ। तो फिर अब समिति बनाने की जरूरत क्यों पड़ गई अगर सिद्धू का इतना जनाधार नहीं है तो? जी, इसी से 2 बात साफ होती है कि जब आप हरीश रावत को पंजाब अफेयर्स इंचार्ज बना के कांग्रेस पार्टी भेजती है महीनों पहले, तो उनका मेन टारगेट ही ये होता है कि आप अमरिंदर सिंह और नवजोत सिद्धू के बीच जो खटास है उसको कम करवाकर वो नाकामयाब होते हैं। और इस वजह से सिर्फ यही एक कारण नहीं है कि इस कमेटी का गठन किया गया है। नवजोत सिंह सिद्धू एक कारण है, एक फैक्टर है। वो कैप्टन अमरिंदर पर लगातार तीखे हमले कर रहे हैं। अमरिंदर सिंह कद्दावर नेता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। और आज उन्होंने शक्ति प्रदर्शन ही किया है जब 3 सिटिंग एमएलएस को, 3 विधायकों को अपनी पार्टी में उन्होंने शामिल कर लिया। लेकिन जिस पूरे मुद्दे की वजह से ये कमेटी बनी है, वो मुद्दा बहुत भावुक मुद्दा है पंजाब के लिए। वो है बेअदबी का मुद्दा, जिसने अकाली दल की सरकार मतलब अकाली दल को बिल्कुल पावर से हटा दिया था। और इस बात का खतरा पंजाब के बच्चे बच्चे को कह लें या विधायक या पॉलिटिकल नजर रखने वाले लोगों को पता है कि ये एक इशू बड़ी बड़ी सरकार गिराने की क्षमता रख सकता है। इसी वजह से जो विधायक गए थे, उनकी मैक्सिमम जो विधायक जो एंटी अमरिंदर कैंप के हैं, उनकी डिमांड ही यही थी कि इस मसले को जितना जल्दी सुलझाया जा सके। और उस मसले को पुरजोर तरीके से उठाकर कैप्टन पर हमला करने वाले कौन थे? वो पार्टी के नवजोत सिंह सिद्धू हैं। तो एक तीर से या इस एक कमेटी के 2 टारगेट्स हैं कि अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच खटास भी खत्म करें। जो एमएलए नाराज हैं वो भी इसलिए नाराजगी शो कर रहे हैं क्योंकि वो सिद्धू के कंधे पर रखकर फायरिंग कर रहे हैं, क्योंकि सीधे सीधे अमरिंदर सिंह के खिलाफ कोई नहीं बोल रहा है। कल की जानकारी ये है कि कल कैबिनेट की मीटिंग हुई,
और मीटिंग से कुछ देर पहले, क्योंकि कुछ कैबिनेट मिनिस्टर्स दिल्ली में थे उस कमेटी से मुलाकात करने की वजह से, वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़ने वाले थे, और मीटिंग से कुछ देर पहले कुछ कैबिनेट मिनिस्टर्स ने आपस में ये एक तरह से प्लानिंग या मंशा की कि मीटिंग का बायकॉट किया जाए, लेकिन वो भी नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं नाराजगी तो है अमरिंदर सिंह को लेके, लेकिन उन लीडरशिप या नेतृत्व में कोई चेंज हाईकमांड नहीं करेगी। लेकिन सबसे बड़ा मसला होगा कि सिद्धू को आप कहां फिट करते हैं। बिल्कुल, सवाल यही रहेगा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को तो नहीं बदला जाएगा, लेकिन सिद्धू का क्या होगा, सिद्धू की क्या उपयोगिता होगी नई व्यवस्था में, क्या उनको कोई जिम्मेदारी दी जाएगी सरकार में, ये एक बड़ा प्रश्न है। हो सकता है कि समिति की बैठक के बाद इस बारे में तस्वीर साफ हो। मोहम्मद गजाली, उमाशंकर सिंह, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सीबीएसई के छात्रों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रही बातचीत में अचानक शामिल होकर सबको हैरान कर दिया। प्रधानमंत्री ने छात्रों के माता पिता से भी बातचीत की। पीएम मोदी ने छात्रों और उनके अभिभावकों से अलग अलग मुद्दों पर चर्चा की और उनको रास्ता बताया। छात्रों से ये सीधी वर्चुअल बातचीत शिक्षा मंत्रालय ने आयोजित की थी। अधिकांश छात्रों ने 12वीं की परीक्षा रद्द करने के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद दिया और पीएम ने छात्रों से बेहद हल्के फुल्के अंदाज में बातचीत की। एक कड़ी हम आपको इसी बारे में दिखाते हैं। भारत देश में जो ईमानदारी से काम करना चाहते हैं सर, उनका बहुत शोषण होता है सर। इसमें कृपया करके सर कुछ ऐसी नीति बनाए कि उन लोगों को सम्मान मिले, जिससे उनको उनकी ईमानदारी को देखते हुए बच्चे अनुसरण करें, दूसरे अनुसरण करें। नीति तो बनती है, लेकिन कुछ लोगों की नियत जो होती है वो रुकावट बनती है। तो हम सब मिलकर के वातावरण बनाएंगे तो जरूर बनेगा जी। हाँ बताइए बेटा, क्या कहना चाहती हो? जी सर, मेरा नाम अर्नी साबले है, मैं एनी बेसेंट स्कूल इंदौर से हूँ। सर अभी जो आपने डिसीजन लिया वो तो अच्छा था ही, उसके अलावा आपका इंदौर किस बात के लिए मशहूर है? क्लीनलीनेस, स्वच्छता। हाँ, इंदौर के जिस प्रकार से कमाल किया है स्वच्छता को लेकर के, ये वाकई सब चर्चा है इसकी। आज प्रधानमंत्री ने करीब 50 दिन बाद शुरू होने जा रहे टोक्यो ओलंपिक खेलों की तैयारी को लेकर समीक्षा बैठक भी की। इसमें अधिकारियों ने उनके सामने एक प्रेजेंटेशन दिया। पीएम ने कोरोना महामारी के बाद भी खिलाड़ियों की लगातार ट्रेनिंग दिए जाने की तारीफ की। उन्होंने कहा कि ओलंपिक की जाने से पहले खिलाड़ी अपना टीकाकरण करवाएं, ट्रेनिंग को सर्वोच्च प्राथमिकता मिलनी चाहिए। ओलंपिक खेल हमारे राष्ट्रीय चरित्र से जुड़े हैं। देश के युवा एक मजबूत जीवंत खेल संस्कृति का निर्माण कर रहे हैं। देश के करीब 100 खिलाड़ियों ने ओलंपिक के 11 खेलों में क्वालिफाई कर लिया है। 25 अन्य खिलाड़ियों के टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने की उम्मीद है। ओलंपिक में शामिल खिलाड़ियों के साथ 135 करोड़ भारतीयों की दुआएं हैं, ये पीएम मोदी ने कहा है। बात करते हैं कानपुर की, जहां बीजेपी नेता नारायण सिंह भदौरिया पर आरोप है कि उन्होंने अपने करीब 2 दर्जन साथियों के साथ पुलिस की टीम पर धावा बोलकर उनकी हिरासत से 25,000 रुपए के इनामी बदमाश को छुड़ाकर फरार करा दिया। जिस गेस्ट हाउस में बीजेपी नेता की बर्थडे पार्टी चल रही थी, उसके बाहर यह माफिया मौजूद था। मीडिया में मामला उछलने के बाद अब बीजेपी ने उसे पद से हटा दिया है। यह कुछ यूं हो रहा है मानो पार्टी विथ ए डिफरेंस के नेता ने कुछ डिफरेंट काम किया हो। जिला मंत्री नारायण सिंह भदौरिया पे आरोप है कि उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर 25,000 के इनामी बदमाश मनोज सिंह को पुलिस की हिरासत से भगा दिया। माफिया को भगाने वालों पे दर्ज एफआईआर में पुलिस ने लिखा है, हम लोगों ने मनोज सिंह को पकड़ा तो वो जमीन पर लेट गया, लेकिन पुलिस ने उसे जीप में बिठा लिया। तभी आदित्य दीक्षित और धीरू शर्मा जीप के आगे लेट गए। पुलिस उन्हें हटाने उतरी, तब तक मनोज के साथी उसे भगा ले गए। एक हिस्ट्री शीटर अपराधी मनोज सिंह पुत्र मलिक सिंह निवासी थाना बर्रा को हिरासत में लिया गया। इस अभियुक्त के खिलाफ 2 दर्जन से अधिक मुकदमे कानपुर के कई थाना क्षेत्रों से दर्ज हैं। यह अपराधी कई मुकदमों में वांछित है व इसके ऊपर 25,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। हिरासत में लेने के बाद मौके से ही इसके साथियों द्वारा इसे छुड़ाकर भगाने का प्रयास किया, जिसमें वह सफल हुए। कानपुर के नौबस्ता इलाके के आकर्षण गेस्ट हाउस में बीजेपी के जिला मंत्री नारायण सिंह भदौरिया की बर्थडे पार्टी चल रही थी। यह हंगामा वहीं गेस्ट हाउस के बाहर हुआ। इस भीड़ में तमाम लोगों ने इस कांड की वीडियो बनाई है। पुलिस कस्टडी से माफिया को भगाने वाले ज्यादातर लोगों की पहचान कर चुकी है। फरार समझे जा रहे नारायण सिंह भदौरिया ने एक वीडियो मैसेज जारी कर
इसमें पुलिस पे नाराजगी जाहिर की है। हमने जाके उनसे पूछा कि क्या मामला है, तो उन्होंने कहा कि मैं पुलिस, तो मैंने कहा अपना आईडी कार्ड दिखाइए, तो उन्होंने कोई आईडी कार्ड नहीं दिखाया और पिस्टल निकालकर उस लड़के के लगा दी। लेकिन मामला मीडिया में उछलने के बाद बीजेपी ने उन्हें पद से हटा के जांच बिठा दी है, लेकिन पार्टी से नहीं हटाया है। कल की घटना हम लोग संज्ञान में आई और जैसे संज्ञान में आई घटना तो उसको संज्ञान लेते हुए हम लोगों ने जो जिले में मंत्री पद है उनका, जो दायित्व है उनका, तो उनको उस दायित्व से मुक्त कर दिया है और साथ ही 3 सदस्यीय एक टीम बना दी गई है जो कि पूरे घटनाक्रम की जांच करेगी। राजनीति का प्राधिकरण कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब इस तरह के मामले अचानक सामने आते हैं तो थोड़ी देर के लिए ही सही नेताओं और पार्टी की छवि जरूर दागदार होती है, लेकिन उन्हें पता है कि जनता जल्द ही जाति और धर्म के नाम पे फिर वोट देने लगेगी। कानपुर में अरुण अग्रवाल और राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। देश के कई हिस्सों में कोरोना के नए मामलों में गिरावट के बाद अब सरकार पर अर्थव्यवस्था को लॉकडाउन से अनलॉक करने को लेकर दबाव बढ़ रहा है। फिक्की अध्यक्ष ने वाणिज्य मंत्री को चिट्ठी लिखकर अर्थव्यवस्था की कैलिब्रेटेड अनलॉकिंग को लेकर एक मैट्रिक्स सरकार के सामने रखा। दूसरी ओर व्यापारी संगठन भी दिल्ली में दुकानें खोलने के लिए इसी हफ्ते दुकानें खुल जाए, ये मांग कर रहे हैं। व्यापारियों का आकलन है कि पिछले 2 महीनों में लॉकडाउन के कारण देश के थोक और खुदरा व्यापारियों को करीब 15 लाख करोड़ रुपए तक का नुकसान हुआ है। कई राज्यों में कोरोना के नए मामलों में आई गिरावट के बाद अर्थव्यवस्था को अनलॉक करने के लिए सरकार पर दबाव बढ़ता जा रहा है। फिक्की अध्यक्ष उदय शंकर ने वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल को चिट्ठी लिखकर अर्थव्यवस्था की कैलिब्रेटेड अनलॉकिंग को लेकर एक मैट्रिक्स पेश किया है। इसमें किसी भी क्षेत्र में कोरोना संक्रमण की पॉजिटिविटी रेट के आधार पर आर्थिक गतिविधियों को खोलने का रोड मैप शामिल है। तीसरा वेव आएगा, उसमें अगर आप देखें तो उसको प्रिवेंट करने के लिए है, और अगर हम ये सावधानी लें और अनलॉक धीरे और कैलिब्रेटेड वे में करें तो इन्फेक्शन दोबारा आने में एक तरीके से ज्यादा इट विल बी कंटेन्ड। फिक्की प्रेसिडेंट के सुझावों का स्वागत है। मेरे ख्याल से ये काफी तार्किक भी है। मुझे यकीन है कि भारत सरकार और राज्य इसका ध्यान रखेंगे। सरकार और बाकी हिस्सेदारों के बीच काफी चर्चाएं होती रहती हैं और उद्योग की राय भी हमें पता है। उधर गुरुवार को राजधानी में कोरोना के 487 नए मामले सामने आए, जो 16 मार्च के बाद राजधानी में एक दिन में संक्रमितों का सबसे कम आंकड़ा है। अब व्यापारियों ने सरकार पर दुकानें खोलने के लिए दबाव बढ़ाना तेज कर दिया है। गुरुवार को कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने दिल्ली के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखकर बाजारों को चरणबद्ध तरीके से खोलने की मांग की। पिछले 2 महीने में यानी कि 1 अप्रैल 2021 से लेकर के 31 मई 2021 तक पूरे देश में लगभग 15 लाख करोड़ रुपए के व्यापार का नुकसान हुआ है। दिल्ली में करीब 15 लाख व्यापारी हैं, जो लगभग 40 लाख लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करते हैं। पिछले 2 महीनों में आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण राज्यों में लॉकडाउन लगने की वजह से अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी पड़ती जा रही है और पिछले कुछ दिनों में कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियों ने आगाह किया है कि मौजूदा वित्तीय साल में जीडीपी की रफ्तार अनुमान से नीचे रह सकती है। ऐसे में देश के एक हिस्से में कोरोना के घटते मामलों को देखते हुए अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि अर्थव्यवस्था को अनलॉक करने की इन मांगों से राज्य सरकारें कैसे निपटती हैं। दिल्ली से हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।